जय हिंद, वंदे मातरम साथियों मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं जहां भी आप होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आज हम सब लोग जीएस पोर्शन में पहला टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कवर करेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आपके पास समय कम है। पहले हम उन टॉपिकों को कवर करेंगे जिससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। तो चलिए आइए इस टॉपिक को हम लोग पहले पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो साथियों, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को बजाय ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे चैनल पर वीडियो पढ़ने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी वीडियो से पढ़ सकें। और अपने सभी साथियों को जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। उनको ज़रूर शेयर करें जिससे सभी का हेल्प हो सके और आप चयनित हो और आपका साथी भी चयनित हो। तो इसी के साथ आइए साथियों देखते हैं। तो साथियों, हमारा टॉपिक क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी साथियों? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। तो कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपनी खुद की सुरक्षा वाल के रूप में किया था। जो अंग्रेजों का सिद्धांत था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हम करेंगे तो हमारी सुरक्षा करेगी, एक दीवार का काम करेगी हमारी सुरक्षा की। लेकिन जो भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई उसको भारतीय क्रांतिकारियों ने एक मंच का काम किया। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई वो कांग्रेस का जो संगठन बना वो भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक मंच बन गया। आइए देखते हैं इसको। तो कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने खुद की सुरक्षा वाल के रूप में किया, किंतु कांग्रेस भारतीय क्रांतिकारियों का एक मंच बन गया। आपने देखा। फिर कांग्रेस के संस्थापक किसने थे, यानी कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो कांग्रेस की स्थापना किसने किया? स्कॉटलैंड के असैन्य अधिकारी एओ ह्यूम। एओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेविलियन ह्यूम थे, जिन्हें हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता था। कभी कभी क्वेश्चन बनता है यहाँ, एओ ह्यूम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्मिट ऑफ शिमला, यानी शिमला का संत के नाम से एओ ह्यूम जी को जाना जाता है। और कांग्रेस की वार्षिक बैठक कब होती थी? कांग्रेस की वार्षिक बैठक अधिवेशन कहलाती थी। कांग्रेस की वार्षिक बैठक अधिवेशन कहलाती थी। 1885 से लेकर 1930 तक का जो ये अधिवेशन होता था दिसंबर माह में होता था। उसके बाद 1931 से और बाद तक का क्या है, जनवरी में होने लगा। तो आगे आइए देखते हैं साथियों। तो कांग्रेस का अधिवेशन जो है दिसंबर महीने में होता था, किंतु 1930 के बाद में यह जनवरी में होने लगा। आगे देखते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेशचंद्र बनर्जी जी थे, क्योंकि व्योमेशचंद्र बनर्जी को और किस डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी कहा जाता है। व्योमेशचंद्र बनर्जी जी को डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी कहा जाता है। इस दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। इसका पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया। आगे देखते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित था। कहाँ पे प्रस्तावित था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित था, लेकिन वहां पर प्लेग फैल गया था, जिसके कारण वहां पर पहला अधिवेशन ना हो सका और उसको कहाँ स्थानांतरित किया गया? मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। मुंबई में कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में पहला अधिवेशन किया गया था, जिसमें से कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी 1885 में, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कौन था भारत का वायसराय? लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के पहले 20 साल का काल उदारवादी का काल कहलाता है, क्योंकि इस समय
कांग्रेस अंग्रेजों के हाँ में हाँ मिलाती थी। तो कांग्रेस के जो पहले 20 साल का वो समय था उसको उदारवादी काल भी कहा जाता था। कब से समय का 1885 से लेकर 1905 के बीच का समय उदारवादी काल कहलाता है। आइए देखते हैं, क्योंकि उस समय के जो भी हमारे अधिकारी थे, क्रांतिकारी थे, वो अंग्रेजों के में हाँ मिलाते थे, उनके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाते थे। आगे देखते हैं, उदारवादी के काल को बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक शिक्षा का काल कहा। उदारवादी का उदारवादी के काल को बाल गंगाधर तिलक जी ने राजनीतिक शिक्षा का काल कहा। उदारवादी नेता में कौन कौन थे? उदारवादी नेता में प्रमुख नेता WC बनर्जी यानी व्योमेश बनर्जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं, और दादा भाई नौरोजी तथा रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। आगे देखते हैं, अंग्रेजों ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो कांग्रेस के अंदर में भी बगावत प्रारंभ होने लगी, जो आगे चलकर गरम दल और नरम दल में टूट गई। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो कांग्रेस भी अंदर से टूट गई, अंदर से बगावत होने लगा, और जो आगे चलकर गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई। तो उसमें कुछ समय कुछ क्रांतिकारियों ने प्रमुख बयान दी, उस बयान को देखते हैं क्या है। तो फिरोज शाह मेहता ने कहा था क्या? कांग्रेस की आवाज जो है जनता की आवाज नहीं है। उनके कहने का तात्पर्य ये था, जो कांग्रेस की आवाज है जनता की आवाज नहीं है, यानी जो उसको लीड करने वाले हैं वो खुद अपने आप को लिए भगे पड़े हैं, जनता की समस्या को न सुनते, जनता के हित में कार्य न करते हुए वो अंग्रेजों के में हाँ मिलाए रहते हैं। आगे डफरिन जी ने कहा, जो कांग्रेस है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। क्या है? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अरविंदो घोष ने क्या कहा? कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस क्या है? भीख मांगने वाली संस्था है। आगे गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ये आपने देखा। आगे देखते हैं, आइए देखते हैं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के बारे में देखते हैं। बंगाल में राष्ट्रवाद जो चरम सीमा पर था, मतलब हाई लेवल पे पहुंच गया था, और राष्ट्रीय चेतना के प्रति समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? बंगाल को विभाजन कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। किंतु अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का कारण क्या बताया? प्रशासनिक सुधार बताया, कि हम वहाँ पे प्रशासनिक सुधार करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने बंगाल को दो राज्यों में विभाजित कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। आगे देखते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को की थी, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन पूर्ण रूप से प्रभावी हो गया था। आगे देखिए, पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को अधिक रखा और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं को अधिक रखा। इन्होंने इसलिए ऐसा रखा कि दोनों को फिर आपस में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को लड़ा सके, और हिंदू और मुस्लिम में आपस में फूट डाल सके, जिससे इनका नेतृत्व क्रांति कमजोर पड़ जाए। तो इसलिए अंग्रेजों अंग्रेज मुसलमानों के संरक्षक का काम करने लगे। उन्होंने क्या कहा अंग्रेजों ने मुस्लिमों से, कि हम तुम्हारे संरक्षक का काम करेंगे, और उन्हें पूर्वी बंगाल से में हिंदुओं से लड़वाने लगे। और जबकि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक मुसलमानों से अंग्रेज यह कहते थे कि हम तुम्हारे संरक्षक बनकर रहेंगे। वहाँ मुस्लिमों के लिए संरक्षक का काम कर रहे थे और हिंदुओं से लड़ा रहे थे। आगे फिर अंग्रेजों ने बंगाल से ही फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। आगे है, अंग्रेजों की बंगाल विभाजन की नीति सफल नहीं हो पाई, और क्योंकि 1905 में ही बंगाल के टाउन हाउस से स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हो गया। कहाँ से प्रारंभ हुआ? बंगाल के टाउन हाउस से स्वदेशी तथा बहिष्कार प्रारंभ हो गया था। भारतीयों ने अंग्रेजों के वस्त्र, विद्यालय वस्तुएं आदि का बहिष्कार किया, सुरक्षा वस्तुओं को अपनाया। भारतीयों ने अंग्रेजों के वस्त्र, विद्यालय वस्तुएं, यानी जो ब्रिटिश से निर्मित वस्तुएं थी,
चाहे वहाँ के विद्यालय रहे हों, चाहे कपड़े रहे हों, चाहे जो भी सामान रहो, उसका इन्होंने पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। और क्या अपना नारा दिया? स्वदेशी अपनाओ। क्या नारा दिया? स्वदेशी अपनाओ। जो अपने देश में निर्मित चीजें हैं, उसका पालन कीजिए, उसका उपयोग कीजिए, और विदेश की बनी हुई वस्तुओं का बहिष्कार किया इन्होंने। आगे देखते हैं, भारतीय लोगों ने अंग्रेजों के कपड़े धुलने, उनके यहाँ नौकरी करने तथा उनके विद्यालय में पढ़ने से मना कर दिया। तो भारतीय लोग थे, अंग्रेजों के कपड़े धुलने से मना कर दिया, उनके यहाँ बोल दिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, अंग्रेजों की गुलामी नहीं करूंगा, और उनके विद्यालय में भी पढ़ने नहीं आएंगे, जो अंग्रेजी शिक्षा को, अंग्रेजी नीति को बढ़ावा देती थी। आगे देखते हैं, जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की। जमशेद जी ने टाटा जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की थी। विदेशी आंदोलन के दौरान भारतीयों ने विदेशी कपड़ों को जला दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने वस्त्र जलाने को एक निष्ठुर अपराध कहा। रविन्द्रनाथ जी ने कहा वस्त्र जलाना एक निष्ठुर अपराध है। आगे देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? व्योमेश बनर्जी जी थे, आगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, और ये दो प्रमुख नेता थे। आगे देखते हैं, इन्होंने बंगाल विभाजन का रद्द करने के लिए बंग भंग आंदोलन चलाया। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो आपका उत्तर होगा कि बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बंग भंग आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन? बंग भंग आंदोलन चलाया गया। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। कौन भारत आया? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक दरबार आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम दिया गया। उनके स्वागत के लिए दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम किया गया, उसे दिल्ली दरबार नाम दिया गया। इसी दौरान 1911 में 3 घोषणाएं हुई। कितनी घोषणाएं? 3 घोषणाएं हुई। पहला क्या? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। जो 1905 में बंगाल विभाजन को घोषणा की गई थी, उसको रद्द किया गया। बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को, उसको उसे एकीकरण कर दिया गया। फिर आगे बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। इन तीनों घोषणाओं को 1 जनवरी 1912 को लागू किया गया। इन तीनों घोषणाओं को 1 जनवरी 1912 को लागू किया गया। आगे देखते हैं, 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ था, 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, और 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ। यानी 1912 में बंगाल से बिहार बना, फिर 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, और फिर 2000 में बिहार से झारखंड अलग एक राज्य बना। आगे देखते हैं, लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की। लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन की घोषणा की थी, तो उस समय गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा? लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की। आगे देखते हैं क्रांतिकारियों के बारे में। आंदोलन क्या थे? क्रांतिकारी आंदोलन थे आपके, बता रहा हूँ। ये देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में देखते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन जो 2 क्षेत्रों में हुई। क्या? पहला भारत और दूसरा विदेश। पहला क्या? भारत में, और दूसरा विदेश में हुआ था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरणों में हुए थे, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। क्या? 2 क्षेत्र में हुई, भारत और विदेश। और क्या? 2 चरण क्या? प्रथम चरण और द्वितीय चरण। आगे देखते हैं इसमें क्या है। प्रथम चरण के बारे में देखते हैं। आपके जो क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण क्या था, तो क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण के बारे में देखते हैं। बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी आंदोलन उग्र रूप ले लिया और 1910 आते आते समाप्त हो गई। क्या है? बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी आंदोलन उग्र रूप ले लिया, मतलब ज्यादा आंदोलन होने लगा बंगाल विभाजन के खिलाफ में, और 1910 आते आते ये समाप्त हो गया। 1910 में ये जो आंदोलन था समाप्त हो गया था।
गरम दल के सभी नेता क्या थे? ग्रामीण क्षेत्र के थे। कहाँ के थे? ग्रामीण क्षेत्र के थे। आगे देखते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इन्होंने क्रांतिकारी युवाओं को एकजुट होने, राष्ट्रवाद की भावना भरने के तथा शस्त्र के प्रशिक्षण देने के लिए 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था। यानी गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। गणपति महोत्सव 1893 में इन्होंने शुरू किया था और 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था। इनका सिद्धांत क्या था? जो हमारे देश के युवा थे, क्रांतिकारी युवा थे, उनको एकजुट करना था, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को भरना था और उन्हें शस्त्र का प्रशिक्षण देना था। तो इनका सिद्धांत ये था। इनका कहना था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। इनका एक बहुत प्रसिद्ध नारा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। ये आपका इनका नारा हो गया बाल गंगाधर तिलक जी का। आगे देखते हैं क्या है, व्यायाम मंडल। क्या है? व्यायाम मंडल के बारे में देखते हैं। व्यायाम मंडल जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1897 में चापेकर बंधुओं ने किया था। चापेकर बंधुओं ने 1897 में व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। इन्होंने पुणे के प्लेग अधिकारी जो थे आयस्ट की हत्या कर दी थी। किसकी? आयस्ट की हत्या कर दी थी, क्योंकि वह भारतीय जनता के सहयोग करने के बजाय टैक्स वसूल रहा था। किसने हत्या कर दी थी? चापेकर बंधुओं ने आयस्ट अंग्रेज जो था पूना के प्लेग अधिकारी आयस्ट की हत्या कर दी थी। फिर आगे देखते हैं मित्र मेला। क्या है? मित्र मेला। मित्र मेला की स्थापना 1901 में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। ये सब जो संगठन है, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, इसीलिए यहाँ पे टॉपिक लिया हूँ। ये ना हो कि आपका टॉपिक छूट गया है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से एक बार देख लेंगे, ज़्यादा वो नहीं है। आगे चलते हैं। यह मित्र मेला आगे जाकर अभिनव भारत बन गया। जो हमारा मित्र मेला की स्थापना 1901 में हुई थी, विनायक दामोदर सावरकर जी ने किया था, वह मित्र मेला का आगे जाकर अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। आगे देखते हैं, इसी अभिनव भारत के एक सदस्य ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। किसने हत्या कर दी थी? अभिनव भारत के एक सदस्य ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। आगे देखते हैं, 1907 में सावरकर लंदन गए। कहाँ कब गए? 1907 में वीर सावरकर लंदन गए, जहाँ पर 1857 की क्रांति की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया वार ऑफ फ्रीडम, किनकी पुस्तक क्या है? इंडिया वार ऑफ फ्रीडम। वीर सावरकर की पुस्तक क्या है? इंडिया वार ऑफ फ्रीडम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। आगे देखते हैं, अनुशीलन समिति। क्या है? अनुशीलन समिति। इसकी स्थापना प्रेमनाथ ढिंगरा ने किया। किसने किया? अनुशीलन समिति की स्थापना प्रेमनाथ ढिंगरा ने किया। यह बिहार बंगाल में सक्रिय था। इसी के सदस्य प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 1908 में मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, किंतु किंग्सफोर्ड की पत्नी कैनेडी की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? किंग्सफोर्ड की पत्नी कैनेडी की मृत्यु हो गई। किसने बम फेंका था? प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर फेंका था, लेकिन किंग्सफोर्ड उसमें नहीं था, उसकी पत्नी उसकी गाड़ी में थी और उस बम से किंग्सफोर्ड की पत्नी कैनेडी की मृत्यु हो गई थी। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, प्रफुल्ल चाकी पुलिस की डर से आत्महत्या कर लिया। प्रफुल्ल चाकी ने उस समय तुरंत पुलिस के डर से आत्महत्या कर लिया था। अंग्रेजों ने खुदीराम बोस को फांसी दे दिया, या सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़े थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि खुदीराम बोस जी को कब, किस उम्र में और कब फांसी दी गई थी। आगे देखते हैं, बंगाल के क्रांतिकारी अरविंद घोष को अंग्रेजों ने खुदीराम बोस समझकर यातनाएं दिया। बंगाल के क्रांतिकारी अरविंद घोष को अंग्रेजों ने क्या समझा कि ये खुदीराम बोस है, और खुदीराम बोस समझकर उसको खूब प्रताड़ित किया, जिस कारण अरविंद घोष
सन्यासी बन गए थे। और पांडिचेरी में ऑरविल आश्रम खोला। कौन सा आश्रम खोला? ऑरविल आश्रम खोला। इन्होंने एसेस ऑफ गीता नाम की पुस्तक लिखी। किसने एसेस ऑफ गीता नाम से पुस्तक लिखी? अरविंद घोष ने लिखी थी। आगे देखते हैं युगांतर समाज के बारे में। युगांतर समाज जो है आपका, युगांतर समाज के बारे में देखते हैं। बंगाल के क्षेत्र से क्रांतिकारी आंदोलन वरिंद्रनाथ घोष तथा भूपेंद्र नाथ घोष ने किया था। इन्होंने युगांतर नामक पत्रिका में कहा कि यदि 30 करोड़ भारतीयों के 60 करोड़ हाथ एक साथ खड़े हो गए, ना तो अंग्रेज ताकत क्या है, कोई अंग्रेजी ताकत उसे रोक नहीं सकती। इन्होंने क्या कहा? युगांतर समाज के संस्थापक जो थे वरिंद्रनाथ घोष जी ने तथा भूपेंद्र नाथ घोष ने किया। इन्होंने कहा कि युगांतर नामक पत्रिका में क्या कहा कि 30 करोड़ भारतीय हैं, जो उनके 60 करोड़ हाथ एक साथ खड़े हो जाए तो कोई अंग्रेजी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती है। आगे देखते हैं 1910 में, 1910 आते आते क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया। आपने देखा पहला चरण के बारे में। आगे देखते हैं दूसरे चरण के बारे में। दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। तो जो दूसरा चरण है, दूसरा चरण की शुरुआत कब हुई थी? दूसरे चरण की शुरुआत महात्मा गांधी के अचानक असहयोग आंदोलन समाप्त करने के कारण हुआ था। तो क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, महात्मा गांधी जी ने अपना अचानक असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था, इसलिए इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया था, क्यों वापस लिया था। आगे देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में HRA लिखते हैं। क्या लिखते हैं? HRA। आगे देखते हैं इसकी स्थापना किसने की थी? सचिंद्र सान्याल ने की थी। कब? 1924 में की थी। और इस संगठन के सदस्य ने काकोरी षड्यंत्र किया था। इसमें जितने लोग थे उन्होंने काकोरी षड्यंत्र किया था। अच्छा, आप लोग कमेंट करिएगा कि महात्मा गांधी जी किस अधिवेशन में और कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बहुत सरल और आसान क्वेश्चन है, सभी को आता होगा, इसमें कोई गलत नहीं करेगा। काकोरी षड्यंत्र यानी काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। सहारनपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर रोककर उसमें ब्रिटिश खजाना को लूट लिया। किसको? काकोरी। सहारनपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को काकोरी, काकोरी लिखा है यहाँ पे, काकोरी होगा, लिख देता हूँ काकोरी, काकोरी। गलत टाइप हो गया है साथियों, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। ये काकोरी ऐसे होगा, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो क्या है, सहारनपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर रोक लिया और उसमें जो ब्रिटिश अंग्रेजों का खजाना था उसको लूट लिया गया। इस आरोप में अशफाक उल्ला खां को, रोशन लाल को और राजेंद्र लाहिड़ी को, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई। काकोरी षड्यंत्र कांड में कितने लोगों को फांसी दी गई? अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, यानी 4 लोगों को फांसी दी गई थी। आप यहाँ से इम्पोर्टेंट ये भी है आपके लिए, याद रखिएगा कि काकोरी कांड में किसको किसको फांसी दी गई और कब हुई थी, कब और कौन सी ट्रेन, क्या सहारनपुर से लखनऊ 8 शट डाउन अप डाउन ट्रेन थी, ठीक, 8 अप डाउन ट्रेन थी। आगे देखते हैं फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां थे। कौन थे? पहले मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां थे। आगे राम प्रसाद बिस्मिल का नारा क्या था? इन्होंने क्या था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो याद रखिएगा कि किसने नारा दिया। तो इसका नारा किसने दिया था?
राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। इन्होंने क्या कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आगे देखते हैं, काकोरी कांड के मुख्य अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद वहां से फरार हो गए। कितने लोग थे, 5 लोग थे, जिसमें से 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी और 5वां क्या थे, चंद्रशेखर आजाद जी थे, वहां से भाग निकले थे वो। और बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आकर अंग्रेजों से मुठभेड़ हो गई उनकी। तो आजाद जी ने अपनी आखिरी गोली से अंग्रेजों से उन्होंने युद्ध किया जितना लड़ सके। जब उनके पास मात्र एक गोली बचती है तो उन्होंने कहा आजाद हैं, आजाद रहेंगे, आजाद थे, तो अपने आप को खुद को गोली मार ली थी। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी गोली से खुद को गोली मार ली थी। इस प्रकार 27 फरवरी 1931 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इनका कहना था, इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, इंग्लिश हैज नो बुलेट, सॉरी माफ कीजिए, इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, अंग्रेजों के पास कोई बुलेट नहीं है मुझे मारने के लिए। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा का गठन किया। किसने किया, भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा का गठन किया तथा उन्होंने 1928 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। किसने किया था, भगत सिंह ने। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा का गठन किया। इन्होंने ही 1928 में HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। इसी के सदस्यों में लाहौर के केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। जो HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, उन्होंने लाहौर के केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। भगत सिंह ने कहा कि अंग्रेज सोए हुए हैं, जिन्हें जगाने का यही रास्ता है। भगत सिंह ने क्या कहा, अंग्रेज सोए हुए हैं और इन्हें जगाने का यही रास्ता है, जब लाहौर की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था। इस बम कांड के कारण भगत सिंह, राजगुरु बटुकेश्वर दास यानी बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चला गया और 14 फरवरी 1931 को इन्हें मौत की सजा सुना दी गई और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त को फांसी कब दी गई और इन्हें किस मुकदमे में क्या है, मौत की सजा सुनाई गई। तो जो लाहौर की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था उस पर इनका कोर्ट केस चला था और 14 फरवरी 1931 को इन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दिया गया था। आगे देखते हैं, भगत सिंह का नारा था इंकलाब जिंदाबाद। क्या था, इंकलाब जिंदाबाद। किसने नारा दिया था, भगत सिंह ने दिया था। अर्थात या क्रांति जीवित रहेगी, इंकलाब जिंदाबाद, अर्थात या क्रांति जीवित रहेगी। आगे देखते हैं, जतीन दास जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। जतीन दास जो थे जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए और जेल में उनकी मृत्यु हो गई। ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट में लिख लीजिएगा, आप लोग नोट बना लीजिएगा। बिना नोट्स के आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे तो आपको खुद याद होगा। कहानी पढ़ने से अच्छा कहानी लिखने में मजा आती है। आगे देखते हैं, चटगांव षड्यंत्र। क्या है, चटगांव षड्यंत्र के बारे में देखते हैं। बंगाल क्षेत्र में सूर्यसेन ने क्रांतिकारी आंदोलन को 1930 में बढ़ावा दिया। कब दिया, 1930 में बढ़ावा दिया। इन्होंने अप्रैल 1930 को चटगांव में अंग्रेजों के शस्त्रागार को लूट लिया। किसने शस्त्रागार को लूट लिया, चटगांव षड्यंत्र रचा गया। बंगाल में होता था ये। सूरसेन इसके मुख्य क्रांतिकारी थे और इन्होंने 1930 में चटगांव में अंग्रेजों के शस्त्रागार को लूट लिया। यानी अंग्रेजों के शस्त्रागार को किसने लूटा, सूरसेन ने लूटा। किस षड्यंत्र में, चटगांव षड्यंत्र में। चटगांव षड्यंत्र कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। आगे देखते हैं, जिस कारण अंग्रेजों ने इन्हें 1934 में फांसी दे दी थी। इस प्रकार भारत की क्रांतिकारी आंदोलन समाप्त हो गया था। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया है
तो अब आप कमेंट जरूर करिएगा, उसको मैं फिर से डिस्कस कर दूंगा और आप सभी अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकें। और आप अपना नोट्स खुद अपने हाथ से लिखेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाइए जिससे आपको परीक्षा टाइम में रिवीजन करने में आसानी रहेगी। बाकी कहिए, हम नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने टीचर्स वाला पर भेज देंगे, लेकिन आप जब खुद लिखोगे तो आपको याद होगा, तो अच्छे से तैयारी होगी आपकी। धन्यवाद साथियों, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, सब लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।